मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। मैं आज आपको अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स का वर्णन करते हैं कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स में राज्य और नागरिकता संबंधी विचारों का उल्लेख किया है, लेकिन अरस्तु नागरिकता के संबंध में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं देता है, इसको परिभाषित नहीं किया। उल्लेख तो करता है पॉलिटिक्स में, वो इसका उल्लेख तो करते हैं, नागरिकता संबंधी बातों का, विचारों का उल्लेख करते हैं, पर स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। जैसे एक सामान्य सी परिभाषा उनके द्वारा है कि राज्य नागरिकों के मेल से बनता है, राज्य नागरिकों के सम्मेलन से बनता है, सम्मिलित होने से बनता है, उनके मेलजोल से बनता है। तो यहाँ पर ये तो ठीक है, परंतु ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि भाई नागरिक कौन है, नागरिकता क्या है। तो हम इस पर थोड़ा व्यापक रूप से अब विचार करेंगे, मंथन करेंगे। अरस्तु के समय नागरिकता संबंधी प्रचलित जो विचार थे, परंपरा थी, उसका अरस्तु ने खंडन किया। अर्थात अरस्तु ने नागरिकता को लेकर निषेधात्मक दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने यहाँ से शुरू किया है कि नागरिक कौन कौन नहीं हो सकते। तो इस लिहाज से उन्होंने बताया है कि जैसे अपन परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर ये मानकर चलते हैं कि निवास मूलक मत होता है, जो व्यक्ति जहाँ निवास जन्म होता है वो उसका नागरिक होता है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। दूसरा, जैसे कानूनी अधिकार होते हैं नागरिकों को, वो। तीसरा, वंश परंपरा के हिसाब से, वंश परंपरागत या वंश परंपरा मूलक मत आदि जो मत थे, उनका उन्होंने खंडन किया है। तो अब हम ये देखते हैं कि नागरिक कौन कौन नहीं हो सकते। यहाँ पर उन्होंने अपने नागरिकता संबंधी विचारों की निषेधात्मक दृष्टि से विवेचना की है, शुरुआत की है। पहले उन्होंने ये दर्शाने की, बताने की कोशिश की है कि कौन कौन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते। तो इसमें जैसे पहला है उनका कि केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, कि कोई व्यक्ति किसी राज्य में निवास करता है, उस आधार पर उसको नागरिकता प्रदान की जाए या नागरिक माना जाएगा, ऐसा वो नहीं कहते हैं। ऐसा वो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत राज्य में विदेशी नागरिक भी निवास कर सकते हैं, और इसके साथ दास, उन्होंने दासता के बारे में लिखा और उसको सामाजिक आवश्यकता माना है। तो दास को भी उन्होंने नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं किया है। तो पहला जो उनका है कि निवास मूलक
जो उस समय प्रचलित था उसका इस आधार पर खंडन कर दिया कि कोई व्यक्ति किसी राज्य में निवास करने से नागरिक नहीं हो सकता, और दास लोग जो निवास करते हैं वो भी तो उस राज्य में निवास करते हैं, वो भी नागरिक नहीं हो सकते। दूसरा, अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता नहीं देता है, क्योंकि ये अधिकार विदेशियों को भी एक किसी संधि के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो इस आधार पर भी कोई नागरिक नहीं हो सकता। किसी राज्य क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता कि इसका जन्म हुआ यहाँ पर, या ये उसकी संतान है जो यहाँ पर रह रहे हैं, इन आधारों पर वो नागरिक नहीं हो सकता। और एक जिनकी नागरिकता छीनी गई हो या जिन लोगों को देश निकाला दिया गया हो, वो भी नागरिक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से उन्होंने ये निषेधात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अपने विचारों को प्रकट किया है। अब यहाँ अरस्तु साहब कुछ इससे विपरीत या इससे आगे वो ये कहते हैं कि जिसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, निषेधात्मक नहीं, निषेधात्मक तो हो गया, अब सकारात्मक। इसमें वो है कि कौन कौन व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं, किन को उन्होंने नागरिक माना है। तो इसमें वह व्यक्ति नागरिक हो सकता है जो न्याय प्रशासन के कार्यों में भाग लेता है और राजनीतिक पदों को धारण करता है, राजकीय पदों को धारण करता है, अर्थात इन दोनों स्तरों पर वो सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करता है। न्याय के प्रशासन में भाग लेता है और राजकीय पदों को धारण करता है। ये व्यक्ति नागरिक होता है, नागरिक बनने का अधिकारी है। तो ये जो नागरिकता से संबंधित अरस्तु के विचार हैं, ये आज का जो हमारा वर्तमान का नागरिकता को लेकर जो विचार हैं उनसे भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि वर्तमान नागरिकता की अपेक्षा उनके विचार बड़े संकुचित हैं। जैसे उसका नागरिक, आधुनिक समय का जो नागरिक है वो मतदाता होता है, पर उसका नागरिक, अरस्तु का नागरिक, वो तो न्यायपालिका के कार्यों में, न्याय प्रशासन के कार्यों में सक्रिय भागीदार रहेगा। इसके साथ ही राजकीय पदों को धारण करेगा, अर्थात शासन कार्य में भी उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी होगी, कानून निर्माण में भी। अर्थात ये कहना पड़ेगा कि वो न्यायाधीश या न्यायपालिका में भी उसका रहेगा और व्यवस्थापिका का कार्य अर्थात कानून निर्माण के कार्यों में भी उसकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। तो इस प्रकार से आज का जो वर्तमान जो प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली ये है, इसमें ये संभव नहीं है इतना कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अवसर मिले। तो इस प्रकार से उन्होंने सक्रिय न्यायिक और राजनीतिक कार्यों में भागीदारी को नागरिकता का पैमाना माना है, प्रमाण माना है, योग्यता माना है। और प्लेटो जिस प्रकार से नागरिकता को संकुचित रखना चाहता है, सीमित रखना चाहता है, उसी प्रकार से प्लेटो के शिष्य अरस्तु भी नागरिकता को संकुचित रखना चाहते हैं, उसका दायरा सीमित। सब लोगों को वो, जो राज्य में सब लोग निवास करते हैं, उन सबको वो नागरिकता का अधिकार नहीं प्रदान करना चाहते, नहीं देना चाहते हैं। तो ये, और इसका सीधा कारण है कि सब लोग ये विशेष कार्य करने की योग्यता भी नहीं रखते हैं, इसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से तो सब लोगों को
वो लोग नागरिकता का अधिकार प्रदान करना नहीं चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। और इस लिहाज से हम थोड़ा सा इस पर भी विचार करेंगे कि वो क्यों नहीं देना चाहते हैं। अपनी सारी जनसंख्या को राज्य के अंदर जो निवास करते हैं उन सब लोगों को वो नागरिक क्यों नहीं मानते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपने पक्ष को तर्क के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की है और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि इस श्रेणी के व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, जैसे स्त्रियां, दास, बच्चे, इनको वो नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं करता है, नागरिक नहीं बनाना चाहता है। क्योंकि इन तीनों में, स्त्री, दास और बच्चे, इनमें बौद्धिक जो क्षमता है, इनका जो बौद्धिक लेवल है वो निम्न स्तर का होता है। ये ज़्यादा चिंतन, मनन, विवेक, इसकी इनमें कमी पाई जाती है। तो इस कारण से ये अरस्तु इनको नागरिक नहीं मानता। एक श्रमिक वर्ग जो लेबर क्लास है उनको भी वो नागरिक अधिकार से वंचित करता है। इनको इसलिए करता है कि इनके पास अवकाश नहीं है, विश्राम नहीं है, लेजर नहीं है। कि उस अवकाश का मतलब यह है कि वो नागरिक गुणों को, विशेष योग्यता को सर्जित कर सकें, प्राप्त कर सकें, ऐसा उनके पास समय नहीं है। तो इन लोगों को, जो बड़ी संख्या होती है श्रमिक लोगों को भी वो नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं करना चाहते। एक वृद्ध व्यक्तियों को भी वो नागरिक नहीं मानता है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था के कारण वो राज्य की नियमित प्रकार से सेवा नहीं कर सकते, राज्य को सुदृढ़ करने में बड़ा योगदान नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें उनकी उम्र है वो आड़े आती है। तो इसलिए उनको भी वो नागरिक नहीं मानता है, नागरिकता के अधिकार नहीं देना चाहता है। एक वो संपत्ति विहीन व्यक्तियों को भी राज्य का नागरिक नहीं मानता है, उनको भी वो ये नागरिकता का अधिकार नहीं देना चाहता है। इसके लिए वो कहता है कि संपत्ति विहीन व्यक्ति प्रबंध के कार्यों में कुशल नहीं होते हैं। दूसरा, उनकी राज्य के कार्यों में रुचि भी नहीं होती है। यदि वो इतना ही क्षमतावान होता तो वो संपत्ति विहीन ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों को भी, और जिसके पास संपत्ति नहीं होती है, वो राज्य की सेवा करने वाले जो मानवोचित राज्य के पक्षकार जो गुण हैं व्यक्ति में होने चाहिए, उनका भी वो सृजन और निर्माण नहीं कर सकते। तो और वो प्रबंध किए कार्य एक संपत्ति जिसके पास होती है वो उसका अच्छा प्रबंध करना जानता है। संपत्तिहीन व्यक्ति प्रबंध के कार्य में पिछड़ा हुआ होता है। तो इसलिए वो संपत्तिहीन लोगों को नागरिक, एक सूदखोर जो ब्याज पर रुपया देते हैं, ब्याज का धंधा करते हैं, वो उनको भी नागरिक नहीं मान सकता है, क्योंकि वो लाभ के लिए ऐसे व्यक्ति राज्य का अहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये माना है। प्रश्न ये है कि तो फिर नागरिक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो गुणों की बात यही है कि वो व्यक्ति न्यायिक प्रशासन, न्याय का प्रशासन और राजकीय पद के मामलों के विशेषज्ञ हों, राज्य के प्रति जिनका समर्पण भाव उच्च स्तर का हो, जिनके पास समय हो, संपत्ति हो, इस प्रकार के लोग वो इसके द्वारा और अपने राज्य के प्रति समर्पण भाव के गुण अर्जित कर सकते हैं। तो उन लोगों को वो एक नागरिक मानता है।
अब थोड़ा सा हम आलोचना भी देख लेते हैं। आलोचना किसी भी विषय का एक पक्ष होता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति की आलोचना या कोई सिस्टम है, व्यवस्था है, आलोचना आलोचक उनकी कमियां होती हैं, हर जगह होती हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो जो नागरिकता संबंधी अरस्तु के विचार हैं उनमें भी कमियां पाई गई हैं, देखी गई हैं, तो उसको हम आलोचना के अंतर्गत लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी कमी या आलोचना कि अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा विचार बड़ा संकुचित है, सीमित है। एक जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को वो इससे वंचित करता है। जैसे स्त्री, बालक, दास, वृद्ध, ये बड़ी संख्या होती है, इनको वो नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है। तो वर्तमान समय में ये थोड़ा सा उपयुक्त नहीं लगता है। फिर वो नगर राज्य का समय था, अब प्रतिनिधियात्मक शासन पद्धति प्रचलित है, प्रजातांत्रिक प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणालियां हैं। तो इसमें वो संभव नहीं है। वो छोटे राज्य थे, छोटी संख्या थी, तो प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में, न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेते थे। बड़े राज्यों में बड़ी संख्या बड़ी है। प्रतिनिधि इसीलिए तो बनाए जाते हैं, हर आदमी वो काम नहीं, तो हमारे प्रतिनिधि करेंगे वो काम, तो ऐसा नहीं। उनके ये विचार अनुदार और धनिक तंत्रीय हैं। जैसे एक बड़ी संख्या जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको इससे तो ये धनिकों का शासन हो गया। जो बड़ी संख्या होती है, जिनका जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जिनकी बड़ी संख्या होती है, कहना चाहिए कि अभाव में जो जीने वाले लोग हैं, ऐसी जो जिनकी स्थिति परिस्थिति हो, तो उन सब को वो इस अधिकार से वंचित करते हैं। तो वर्तमान में तो ये संभव ही नहीं है। तो ये भी आलोचना है। दूसरा, नागरिक और अनागरिक, ये भेद ठीक नहीं है। फिर वो अनागरिक है, उसको राज्य का सदस्य भी नहीं मानता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दास, मजदूर, ये इस प्रकार के लोग हैं, इनको ये छोटे राज्यों पर तो संभव है, पर जहाँ बड़े राज्य हैं, राष्ट्रीय राज्य हैं, वहाँ पर ये जो उनके विचार हैं नागरिकता संबंधी, वो अब वर्तमान में संभव नहीं है। और अरस्तु ने जो ये प्रतिपादित किया है नागरिकता को लेकर, उनके विचारों से तो समाज बहुत वर्गों में बढ़ जाएगा, एक राज्य में अनेक राज्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो एकता की जगह, अखंडता की जगह ये खंडन शुरू हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि उनके जो विचार हैं वर्तमान के हिसाब से तो उतना वो नहीं, पर उन्होंने जो उस अपने ज़माने के हिसाब से, तात्कालिक समय के हिसाब से जो ये किया, वो उस समय प्रासंगिक था। और आज हम इतना ही देखेंगे, आगे फिर वीडियो में हम चर्चा करेंगे।